पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। ये आज आपकी दूसरी क्लास है ना। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी जानकारी आप सभी के लिए है कि जो बच्चे इस बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैम पेपर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव वाला जो ये सिस्टम चल रहा है, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव होने के। अब आप सोचेंगे कि मैम आप तो कह रहे हैं पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, हो सकते हैं, तो आप ये डिस्क्रिप्टिव क्यों पढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात आप खुद बताइए, जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे, देखिए 30 दिन के अंदर आपकी पूरी बुक मैंने पेपर 1 की कंप्लीट करा दी है, यानी कि 80 मार्क्स का आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब ये पेपर 2 और पेपर 3 की क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो अगर आप पूरी बुक को जैसे मैं 30 डेज में कंप्लीट करा दूंगी, तो फिर वो चाहे जहां से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछे, आपका क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब आप देखिए, मैं चाहूँ अगर तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके पढ़ा दूँ, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब देखिए, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आपका कोर्स मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगी। जैसे मान लीजिए आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक, तो उसके बाद में इस पे बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज मैं ले आऊंगी। पता है 1 घंटे में कम से कम 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। सोचो अगर 10 क्लास भी मैंने करवा दी, तब भी कितने क्वेश्चन हो गए, 1000 क्वेश्चन तो कर लेंगे ना आप। तो बिल्कुल उसकी टेंशन नहीं लीजिए, बस आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जो मैं ये आपको क्लासेस इतने शिद्दत के साथ पढ़ा रही हूँ ना, इनको चुपचाप शांति से पढ़ते रहिए। और ये मत सोचिए कि मैम मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, क्या होगा। देखो बोलते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो बस आप कर्म करिए, और आपका कर्म यही है कि आप इसके साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जैसे ही आपकी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, ये पूरी थ्योरी वाली, जैसे मैं ये थ्योरी बेस्ड पढ़ा रही हूँ ना, और जहाँ पे मैं मार्क करूँ, अंडरलाइन करूँ, तो वहाँ समझ जाइएगा कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें ये भी बताऊंगी आपको कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर बना सकते हैं, ठीक। तो इन सब बात की बिल्कुल टेंशन ना लेकर के अपनी पढ़ाई ज़रूर जारी रखिए। अगर आप 2 घंटे ये सोचने में लगा देंगे कि यार पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे पास होऊंगा, या इस बार तो सेमेस्टर प्रणाली आ गई, जब हम एडमिशन लेते हैं तभी सब ब्लंडर्स आते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ भी मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करते रहो, है ना। सो आइए शुरू करते हैं, और बीच बीच में आपको एक और जानकारी अच्छी से अच्छे अपडेट्स देते रहेंगे। साथ में देखिए पूरी क्लास करिएगा अंत तक। और उसके बाद में एक चीज़ और कि अगर आपको इन सब क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा, ठीक। सो आइए देखते हैं क्या है। पहले भूमिका के विषय में बात करते हैं कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां क्या क्या है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। इसमें आप ये ऐसे आप समझिए, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, आप ये पहचान सकते हैं। और ये खासकर बालकों के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस देश के भावी शिक्षक हैं, ठीक। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, और शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहत मनोविज्ञान की एक शाखा है। और इसी के कारण यह भी एक तरह से विधायक विज्ञान ही है। दोनों में भिन्नता केवल इतनी है कि मनोविज्ञान में, देखो मनोविज्ञान में प्राणियों एवं पशु पक्षियों दोनों की ही व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ प्राणियों के व्यवहार का ही अध्ययन शामिल है। डिफरेंस समझ में आया शिक्षा मनोविज्ञान और केवल मनोविज्ञान में, है ना। यह अध्ययन भी केवल शैक्षिक परिस्थितियों में ही संभव है। उपयुक्त तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां वैज्ञानिक और समान होनी चाहिए। इसी कारण वर्तमान समय में दोनों की विधियां वैज्ञानिक और समान ही है, तथा दोनों की अध्ययन विधियों का अपना इतिहास भी है। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का ये जो वर्गीकरण हुआ है, अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला देखो क्या है कि आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियां, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा क्या होता है आपका, एक विधि होती है वास्तुनिष्ठ विधियां या विवरणात्मक प्रतिपादन विधियां। अब इसके अंतर्गत कौन सी आती है, इसके अंतर्गत कौन सी आती है, आइए जानते हैं। अब ये जो विधियां है ना, आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, गाथा विवरण विधि, ये सब आपको एक एक चैप्टर पूरा पूरा है इनका, जो कि पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा बिल्कुल भी, और आराम से पढ़ते चलिए। देखिए प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, जीवन इतिहास विधि। अब ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर क्या, कि जो जीवन इतिहास विधि है ये किसके अंतर्गत आएगी। वास्तुनिष्ठ विधियां पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियां, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो अब सिंपल सी बात है कि जब आपको सभी पता है कि विश्लेषण विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, वास्तुनिष्ठ विधियां के अंतर्गत, है ना। तो आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। अब देखिए ये आपके यूनिट 1.3 का है कि अब सबसे पहले आप किसके विषय में पढ़ेंगे, आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियां,
कल के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी वस्तुनिष्ठ विधियां, मतलब जितनी विधियां हैं ना ये सब आपके सिलेबस में है और आपको इन्हें, और ये जो क्लासेस चल रही है ना ये एकदम 2021 के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड चल रही हैं। तो बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि अरे ये तो पुराना सिलेबस है, ये ऐसा वैसा कुछ भी। ठीक, सो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं। अब देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं, तो आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, बहिर्मुखी अवलोकन या बहिर्दर्शन विधि, और उसके बाद में गाथा विवरण विधि। ठीक, अब देखिए आत्मनिरीक्षण विधि की यदि बात करें यानी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड की बात की जाए तो इस विधि को अंतर्दर्शन, अंतःनिरीक्षण या अंतर्मुखी अवलोकन विधि भी कहते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की परंपरागत अर्थात सबसे प्राचीन विधि है। यदि अब क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, ऑप्शन ए आत्मनिरीक्षण भी, ऑप्शन बी सी डी में कुछ और दे देंगे, तब आप क्या टिक कर जाएंगे आत्मनिरीक्षण विधि। अब बताइए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि मैम पढ़ा तो ऐसे नहीं है, आप पेपर ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो मैं क्या करूंगा या करूंगी। तो देखो हम आपको ये सब बताते चल रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको रेगुलर क्लासेस करनी है कि नहीं करनी। अगर करनी है तो अंत तक करिएगा क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है। और हाँ, साथियों को अपने ज़रूर साझा कर दीजिएगा ये सब क्लासेस, ठीक है। मीन्स आपका शेयर करना ये काम है, ओके। अब देखिए इसका नाम कैसे रखा गया, तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक से संबद्ध है, जिन्होंने इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में दी थी, क्या कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। फिर देखिए लॉक के अनुसार क्या कहा गया, इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन शब्दों को दो शब्द कौन कौन से, पहला इंट्रो और दूसरा स्पेक्शन से मिलकर बना है। इंट्रो का अर्थ है भीतर या अंदर तथा स्पेक्शन का अर्थ क्या है, झांकना। तो क्या कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ में इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ क्या हो जाएगा, अपने अंदर या भीतर झांकना। वुडवर्थ ने इसे स्वावलोकन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहा है, ठीक है। तो अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार भी पूछा जा सकता है आपसे। स्टाउट के अनुसार अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। मान लीजिए ये लाइन आ गई आपके पेपर में कि ये ऐसे ही टेट सीटेट, देखिए अगर ऑब्जेक्टिव बेस हो रहा है ना तो ये बहुत अच्छी बात है। पूछे क्यों, क्योंकि जब आप टेट सीटेट का पेपर देंगे ना तो उसमें भी तो पेपर आपको ऑब्जेक्टिव ही आता है ना। तो ये सोचो आपके टेट सीटेट की तैयारी भी अभी से ही हो जाएगी, है ना। अच्छी बात है ना ये आप सभी के फ्यूचर के लिए। तो फिर पढ़ते रहिए आराम से। अब देखिए आपसे पेपर में कैसे पूछा जा सकता है कि अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। ये किसके अनुसार कहा गया, ऑप्शन ए फ्रॉबेल, ऑप्शन बी स्टाउट, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तब आप क्या टिक कर कहेंगे, स्टाउट के अनुसार। तो बस ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और देखो जब आप, फिर से मैं वही बता रही हूँ, जब आप इतना सारा पढ़ लेंगे तो उससे चाहे यहाँ से पूछे, यहाँ से पूछे, यहाँ से पूछे, यहाँ से पूछे, कहीं से भी पूछे, आप पूरा पूरा पेपर करके आएंगे। अब पता चले मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर अभी ही करा दूं, आपकी आदत खराब कर दूं, इतू सा आपने पढ़ा और पेपर यहाँ से पूछ लिया गया, तब आप कहेंगे अरे यूट्यूब में सब बेकार पढ़ाते हैं और कुछ पूछा उछा जाता नहीं है, सब हमारा टाइम बर्बाद करके आधे आधे घंटे की क्लासेस देखी, कोई मीनिंग नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ कि आपका नॉलेज तो बढ़िया हो ही, और साथ में चाहे जैसा पेपर है आराम से आप कर सकते हैं, है ना। देखिए आत्मनिरीक्षण विधि के गुण या लाभ, क्या लाभ या गुण हो सकते हैं। और मान लो सब्जेक्टिव भी कभी हुआ, अगर कंफर्म नहीं है क्या है, कुछ चीज़ें हैं अभी बहुत ज़्यादा हैं ऐसी जो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक नोटिस है उसमें पाठ्यक्रमों लिखा है और उसमें ये लिखा हुआ है कि सेमेस्टर प्रणाली में सारे पेपर एमसीक्यू होंगे। अब वो बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम बीएड एमएड सबके लिए है कि केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए है, ये स्पेशली बीएड के लिए स्पेसिफिक कोई चीज़ आए तो मैं आपको बताऊँ। वो सब पीडीएफ हमारे पास है, मैंने देखी है। अब लेकिन उसको हम, अगर वो मुझे एक सर हैं उनसे बात करेंगे, अगर उन्होंने बोला कि नहीं सही है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बस पढ़ते रहो। ये सोचो हमारा काम है पढ़ना, पेपर चाहे एग्जामिनर जहां से पूछ दे हम तो पेपर एकदम फोड़ के आएंगे, है ना। देखिए पहला क्या है कि सरल तथा कम व्यय वाली विधि है। कौन सी, आत्मनिरीक्षण विधि। अब सरल कैसे और कम व्यय वाली कैसे है, तो देखो ये इसकी हिंदी भी बहुत सिंपल है। तो बस आपको सिर्फ क्या करना है, मैंने पहले भी बताया, सिर्फ आपको मुझे सुनना है गौर से, है ना। देखो मिट्टी स्टाइल में लिख रहे हैं ना, देखो है बढ़िया राइटिंग। देखिए सरलता इस विधि का एक मुख्य गुण है, यानी बहुत सिंप्लिसिटी है इस में, क्योंकि इस विधि के द्वारा बालकों की मनोदिशा को आसानी से ज्ञान हो जाता है। यानी कि बच्चा मन ही मन क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या खुराफात चल रही है, ये सब इस विधि के द्वारा सोचा जा सकता है। इस विधि को हम कम व्यय वाली विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रयोगशाला, मूल्यवान उपकरणों या किसी दूसरे सहायक की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्द में किसी विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकता
आवश्यकता न होने के कारण यह विधि खर्चीली नहीं है, तथा दूसरी तरफ चूंकि इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है, तथा यह विधि बहुत सरल है। कौन सी? तो आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक, या इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब मानसिक क्रियाएं की यदि बात करें तो देखिए इस विधि के द्वारा हम ऐसी मानसिक क्रियाओं को भी देख सकते हैं जिन्हें हम किसी अन्य व्यक्ति को बताना नहीं चाहते, जैसे लिंग अनुभव, सेक्स एक्सपीरियंस वगैरह। प्रत्यक्ष अध्ययन की यदि बात करें, डायरेक्ट स्टडी, तो ये विधि हमें बालकों की मानसिक स्थितियों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से कराती है, जैसे स्वयं पुरस्कार प्राप्त होने पर या किसी अन्य बालक को पुरस्कार पाता देखकर उसकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी बातों का ज्ञान बालकों से पूछकर प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है ना। इस ज्ञान के आधार पर हमें उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करने में आवश्यकता प्राप्त होती है। अब यदि बात करें क्रिएटिव मेथड की, रचनात्मक विधि की, तो इसके द्वारा बालकों के किसी विषय से संबंध, वो उस क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, जैसे आप जब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप उसको मैग्नेट के बारे में बता रहे हैं, तो उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं कि घर जाएंगे, मैग्नेट ढूंढेंगे, उसको यहाँ अलमारी में चिपकाएंगे, वहाँ बर्तन में चिपकाएंगे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि बालक क्या सोच रहा है, उसके अंतर्गत क्या क्रियाएं चल रही हैं, ये सब चीज़ें हमें सीखनी होंगी। क्यों? क्योंकि आप इस देश के भावी शिक्षक हैं और यहाँ पर आपको किसी सब्जेक्ट विशेष नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बड़े बड़े डेरिवेशन करवाए जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक। बीएड का मतलब ही यही है। विश्वसनीय परिणाम की यदि बात करें तो इस विधि का प्रयोग कर हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं वे विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपनी मनोदशा का अध्ययन करता है, तदुपरांत उसे व्यक्त करता है और उसी के आधार पर कोई परिणाम निकाला जाता है। अतः इस प्रकार के अध्ययन में अनुमान, पूर्व धारणा, अंदाजा आदि का प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अपूर्ण विधि यानी इनकम्प्लीट मेथड, फिर कोई भी स्थान और समय, व्यक्तित्व में सुधार, और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं प्रयोगात्मक रिपोर्ट का भाग, शिक्षण में सुधार। इस प्रकार इस विधि में गुणों की महत्ता दर्शाते हुए, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, डगलस व हॉलैंड के शब्दों में मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान में के ज्ञान में वृद्धि की है। अब यदि आत्मनिरीक्षण विधि के अवगुण यानी दोष की बात बताएंगे, उसकी कुछ सीमाएं हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? तो मेरिट्स पढ़ी, अब आप क्या पढ़ेंगे? तो डिमेरिट्स पढ़ेंगे। यह विधि वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त परिणामों का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अतः इस विधि की अपनी सीमाएं हैं, उन्हें को इसकी कमियां और दोष माना जाता है। क्या सीमा है? पहली बात तो आत्मनिष्ठ यानी आत्मगत विधि, सब्जेक्टिव मेथड, क्या कि इसमें व्यक्ति जो है वो स्व अनुभव, विचार और निर्णय होते, अतः यह व्यक्ति निष्ठ होती है, उससे प्राप्त निष्कर्षों को पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है और न ही इसके आधार पर कोई सिद्धांत या नियम बनाए जा सकते हैं। अतः आत्मगत होने के कारण यह विधि अवैज्ञानिक है। यानी कि ये जो विधि है आपकी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, इसमें क्या है कि ये साइंटिफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हर बच्चा अगर मतलब खुद से कुछ चीज़ सीख रहा है तो वो सब कुछ, तो आप एक बात बताओ, आपसे कोई आपकी बात पूछेगा तो आप उसको अच्छा ही अच्छा बताओगे ना, बुरा तो नहीं बताओगे, आप अपनी तारीफ ही तो करेंगे ना। बस सेम वैसे ही अविश्वसनीयता है इसमें। क्या कि विश्वसनीयता को इसका एक गुण बताया गया है जो कि युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अपनी मनोदशा का अध्ययन करते समय यह संभव है कि व्यक्ति अपनी सत्य सही बातों को छिपा ले और झूठ गलत बातें बता दे। बस यही होता है। जैसे पूछो कि एक छोटा बालक है, ठीक है, आपने देखा कि बच्चे ने पानी गिरा दिया, आपने उससे पूछा ये तुमने गिराया, वो पहले तो डर जाएगा कि कहीं आप उसे मारे या डांटे ना, पता चले उसने बोला हाँ और उधर से एक पड़ा थप्पड़, है ना, तो इसलिए वो बालक डर गया। तो बालक ने क्या कहा? नहीं नहीं, मुझसे नहीं गिरा, मैं तो उधर से आया हूँ, मैं उधर से आया ही नहीं, या कुछ भी आपसे वो बातें बना देगा, जबकि आपने देख लिया है तब भी। क्यों? क्योंकि वो बचना चाहता है। तो ये वैसे ही सेम है कि इसमें क्या होता है, बच्चा सही नहीं बोल सकता है ना। फिर देखिए मनोदिशा की चंचलता। अब देखिए मानसिक दिशाएं या प्रक्रियाएं इतनी चंचल होती हैं कि उनका ठीक ठीक अध्ययन करना तथा अध्ययन के अनुसार उनको सही उसी रूप में व्यक्त करना लगभग असंभव कार्य है। अत्यंत छोटे बालक के लिए तो यह अत्यंत मुश्किल कार्य है, क्योंकि उनमें ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता इतनी कम होती है कि वे अपनी चंचल मानसिक स्थिति का अध्ययन यानी निरीक्षण यथार्थ रूप में कर ही नहीं सकते। अतः यह विधि माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए भले ही उपयुक्त हो, किंतु प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए यह विधि पूर्णतः अनुपयुक्त है। तो बहुत से फिलोसफर्स ने ये बताया कि देखिए अगर हम हैं, है ना, तो या आप हैं, तो अब आपको पता है कि बीएड कर लिया है, ठीक है, अब आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर अब आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो आपका फ्यूचर अंधेरे में है ना।
अब आपको ये खुद समझना होगा कि इसके बाद में मुझे ये फर्स्ट सेमेस्टर है और पूरी प्लानिंग करनी होगी ना कि यार सेकंड सेमेस्टर पेपर दे लें फर्स्ट सेमेस्टर के, फिर सेकंड सेमेस्टर से ही तैयारी करने लगेंगे यूपी टेट और सी टेट वाले पेपर की, और फिर क्योंकि सेकंड ईयर में आप एलिजिबल हो जाएंगे पेपर देने के लिए, तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के बाद में जब वो आएगा मेरा पेपर नोटिफिकेशन, तो हम ना उसमें एग्जाम दे करके बढ़िया से पास कर लेंगे, और फिर जैसे ही वैकेंसी आएगी तुरंत हम एलिजिबल हो जाएंगे पेपर देने के लिए। तो ये सब प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, क्यों? क्योंकि आप माध्यमिक नहीं, मतलब जो बच्चा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या माध्यमिक स्तर का है वो ये सब चीज़ें समझ सकता है। मान लो 10th वाला बच्चा है तो वो भी समझ जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोचे कि प्राथमिक स्तर का बच्चा ये समझ जाए तो वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन बहुत चंचल होता है। ध्यान विभाजन का क्या सिस्टम बताया इन्होंने, देखिए कि यह विधि व्यक्ति का ध्यान विभाजित करने में विश्वास रखती है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को प्रयोज्य और निरीक्षण दोनों का कार्य एक ही समय पर करना पड़ता है। अतः एक ओर तो वह अपनी मानसिक स्थिति का निरीक्षण करता है तथा दूसरी तरफ वह उसी मानसिक स्थिति का शिकार बना रहता है। अतः उसका ध्यान दोनों तरफ विभाजित रहता है। मनोदिशा और का विस्थापन, अब देखो इसमें क्या होता है कि यदि कोई बच्चा क्रोध की अवस्था में है और उससे उस समय होने वाली अपनी मनोदिशा का निरीक्षण करने के लिए कहा जाए, तो या जब तक वह निरीक्षण आरंभ करता है तब तक क्रोध की स्थिति विस्थापित होकर चिंतन या दूसरी मानसिक स्थिति में बदल जाएगी, और यदि ऐसा नहीं भी होता है तो निश्चित रूप से निरीक्षण के समय क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी। अतः किसी भी हालत में वास्तविक मनोदिशा का यथार्थ निरीक्षण का अध्ययन संभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बच्चा है, ठीक, बच्चा गुस्सा है, आपने उससे कहा बेटा खाना खा लो, क्या कहेगा? मैं नहीं खाऊंगा, यही बोलेगा ना, या मैं नहीं खाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो अपने आप ही आपके पास आएंगे, प्यार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर कहें आओ बेटा खाना खा लो, तो बेटा खाना खा लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत प्रॉपर्ली नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक, भाषा का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो इस विधि पर भाषा का गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जिन बालकों में भाषा विकसित ही नहीं है उनका अध्ययन इस विधि के द्वारा संभव नहीं है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि गूंगे, बहरे तथा भाषा विकृत बालकों की मनोदिशा का अध्ययन इस विधि से संभव नहीं है। अवलोकन अनुदर्शन की यदि बात करें, यानी रेट्रोस्पेक्शन की बात की जाए, तो आत्मनिरीक्षण विधि में हम स्मरण शक्ति से काम लेते हैं। जब हम स्मरण से काम लेते हैं तो यह अवलोकन अनुदर्शन बन जाता है, क्योंकि हम अपने भीतर झांकने के बजाय अपने भूतकाल में झांक रहे होते हैं। सार्वभौमिक प्रयोग नहीं, यानी कि इस विधि द्वारा सार्वभौमिक उपयोग या प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि इस विधि को शिशु, बालकों, असाधारण लोगों, जंगलियों, अशिक्षितों तथा जानवरों पर लागू नहीं किया जा सकता। इस विधि के दोषों का अध्ययन कर हम कह सकते हैं कि संभवतः इसके दोषों के कारण ही मनोवैज्ञानिक ने आत्मनिरीक्षण विधि का परित्याग किया। और क्या कहा, डगलस एवं हॉलैंड ने क्या कहा कि इनका मत है, यद्यपि आत्मनिरीक्षण को किसी समय वैज्ञानिक विधि माना जाता था, पर आज इसने अपना अधिकांश सम्मान खो दिया है ना। देखिए अब आपने इतना पढ़ लिया, अब निष्कर्ष क्या निकलता है आइए जानते हैं। कि निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि यूं तो वर्तमान युग में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की अनेक वैज्ञानिक विधियां विकसित हो चुकी हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग आज भी बहुत लाभकारी है। मुख्यतः कब जब अध्ययनकर्ता को अन्य विधियों से प्राप्त परिणामों की सत्यता की जांच करनी हो तब, और जब अन्य विधियों से प्राप्त परिणामों की तुलना करनी होती है तब। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, या बहिर्मुखी अवलोकन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, या इसे आप और क्या किस नाम से जान सकते हैं कि बहिर्दर्शन विधि यानी एक्स्ट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक, आइए जानते हैं कि इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं, ये विधि क्या होती है। सो देखिए, शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और एक बात मैंने देखी है कि मेरी क्लासेस देखते 250, 300, 400 बच्चे हैं, सब बच्चे बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं आप लोग। लाइक का ऑप्शन आता है ना, जैसे थंब बना होता है उसे लाइक कर दिया करिए एक बार। उससे क्या होता है कि जैसे आप लोग ये काम करेंगे ना, तो ये वीडियो जो है कोई जब सर्च करेगा बीएड क्लासेस तो उसको सामने जाएगा और वो देखेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी मैम के वीडियो और भी लोग देखें? अगर चाहते हैं तो फिर शेयर, कमेंट, जो भी सब चीज़ें होती है सब पता है आपको, वो सब कर लीजिएगा, है ना। सो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात जो हम चाहते हैं वो आपको तो करना ही करना है, क्या कि जो आपके अपने कॉलेज के बच्चे हों उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। ठीक, अब देखिए, निरीक्षण विधि भी आत्मनिरीक्षण विधि जितनी ही पुरानी यानी प्राचीन है। इस विधि को
बहिर्मुखी अवलोकन या बहिर्दर्शन विधि या प्राकृतिक अवलोकन या अनियंत्रित अवलोकन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यही आपसे ऐसे भी पेपर में पूछ सकते हैं क्या कि बहिर्दर्शन विधि को और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक अवलोकन, ऑप्शन बी वास्तुनिष्ठ विधि, ऑप्शन डी इंट्रोस्पेक्शन मेथड और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक अवलोकन। ठीक, इसी बात समझ में। अब बताओ, अब अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन एक पढ़ा होता तो क्या आपको अनियंत्रित अवलोकन, बहिर्दर्शन विधि, बहिर्मुखी अवलोकन के बारे में पता होता? मान लो पेपर में आ जाता कि अनियंत्रित अवलोकन को और क्या कहते, तब आप तो क्या करते? सिर्फ वो जो सोचने वाला इमोजी है बस वैसे ही सोचा करते कि यार ये तो नहीं पढ़ा हमने, है ना। अब क्या है कि आपको जब हमने सब कुछ ही बता दिया कि बहिर्मुखी भी बता दिया, बहिर्दर्शन भी बता दिया, प्राकृतिक भी बता दिया, अनियंत्रित भी बता दिया, अब एग्जामिनर इन चारों में से चाहे जहां से पूछे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप आराम से कर सकते हैं ना। अब देखिए इस अवलोकन को दो भागों में विभाजित किया, पहला नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित अवलोकन, यानी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड मेथड। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए क्या कहा गया कि मानव व्यवहार के अध्ययन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि मानव के बाह्य व्यवहार को देखना, समझना और उससे संबंधित तथ्यों को पता लगाना। कालसैनिक के अनुसार यह निरीक्षण दो रूपों में किया जाता है, एक औपचारिक रूप में यानी फॉर्मल फॉर्म और दूसरा अनौपचारिक रूप में यानी इनफॉर्मल फॉर्म में। औपचारिक रूप की यदि बात की जाए तो क्या कहा गया कि औपचारिक निरीक्षण यह वह निरीक्षण है जिसमें निरीक्षण करता है यानी निरीक्षण करने वाला विषय सब्जेक्ट के व्यवहार का निरीक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में योजनाबद्ध तरीके से संपादित करता है। इस निरीक्षण में विषय को यह ज्ञात रहता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है, अतः इस स्थिति में विषय अधिकतर कृत्रिम व्यवहार करते हैं यानी आर्टिफिशियल तरीके से होती हैं चीज़ें। और यदि अनौपचारिक मेथड की बात की जाए तो इसमें जो विषय स्वाभाविक व्यवहार करता है अतः उसके द्वारा कृत्रिम यानी बनावटी व्यवहार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि यह वह निरीक्षण है जिसमें निरीक्षणकर्ता विषय के व्यवहार का निरीक्षण बगैर किसी पूर्व निश्चित योजना के अनियंत्रित परिस्थितियों में करता है, अतः इस निरीक्षण में व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता कि उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है। ठीक, अब देखो निरीक्षण विधि जो है उसके क्या अपने गुण हैं। तो पहली बात तो ये वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक है, दूसरी विश्वसनीय और प्रामाणिक है, तीसरी ये मितव्ययी है यानी कम खर्च वाली, फिर लचीली है, थोड़ी सी फ्लैक्सिबल है ना। उसके बाद में विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार, व्यक्ति तथा समूह का व्यवहार, प्रयोगात्मक विधि के लिए स्थान, ये सब क्या है इस विधि के गुण हैं। शिक्षा स्थितियों में लाभदायक है, इस विधि की मदद से बच्चे के कमरे में पढ़ाई की निगरानी आसानी से की जा सकती है। समस्यात्मक बालक को पिछड़े बालकों तथा प्रतिभाशाली बालकों के व्यवहार इस विधि के माध्यम से देखा जा सकता है तथा शिक्षा का परिणाम निकाला जा सकता है। अब यदि निरीक्षण विधि के दोष की बात की जाए यानी डीमेरिट्स की बात की जाए तो पहली बात इसमें क्या है कि अप्रशिक्षित निरीक्षक यानी अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर, इस विधि में सही अवलोकनार्थ हेतु प्रशिक्षित दर्शकों का मिलना कठिन है और अनट्रेन्ड दर्शक व्यर्थ तथा अनुचित तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं, अतः इस विधि का प्रयोग प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति ही कर सकते हैं। ये अंतर्मुखी है, अर्थात ये विधि एक प्रकार से अंतर्मुखी है क्योंकि कभी कभी दर्शक नर्म हो सकता है, अर्थात वह विषय को रियायत दे सकता है, जबकि कभी कभी वह कठोर हो जाता है तो विषय को किसी प्रकार की रियायत प्रदान नहीं कर सकता है। इसमें क्या होता है? बनावटीपन होता है, व्यवहार घटित होने के लिए लंबी प्रतीक्षा, व्यक्तिगत समस्याएं, आंतरिक व्यवहार, अचेतन मन, मतलब किसी भी व्यक्ति के अचेतन मन को हम निरीक्षण विधि द्वारा नहीं जान सकते। ठीक है, अब देखिए इसके यदि निष्कर्ष की बात करें तो क्या कहा गया कि यद्यपि प्राकृतिक अवलोकन की विधियों में बहुत सी कमियां हैं परंतु आज भी इसका प्रयोग शिशु मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में काफी होता है। दूसरी तरफ निरीक्षण विधि काफी सीमा तक वस्तुनिष्ठ, वैध तथा विश्वसनीय भी है, बशर्ते कि इस विधि में निरीक्षण क्रमबद्ध रूप में सावधानी पूर्वक किया जाए तथा प्राप्त तथ्यों को सावधानी पूर्वक लिखा जाए और आंकड़ों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करें। यदि निरीक्षणकर्ता विषय के व्यवहार को वीडियो द्वारा रिकॉर्ड करके उसका धैर्यपूर्वक निरीक्षण करे तो यह विधि और अधिक उपयोगी साबित होगी। ठीक है, अब देखो एक आपने अभी ऊपर पढ़ा ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट अगर पेज की बात करें तो आपने क्या क्या पढ़ा था? आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि और गाथा विवरण विधि, ये सब किसके अंतर्गत आता थी? तो आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियों के अंतर्गत। अभी हमने आपको क्या पढ़ा दिया? आत्मनिरीक्षण पढ़ा दिया, निरीक्षण पढ़ा दिया। अब हम लोग किस विधि की बात करेंगे? तो गाथा विवरण विधि की बात करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत दूर निकल गए भाई, देखो आ गए गाथा विवरण विधि और अब करेंगे इसकी बात। उससे पहले फटाफट से लाइक करके आओ भाई।
क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ देखिए, गाथा विवरण पद्धति को उपाख्यान विधि भी कहते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कैसे कि उपाख्यान विधि का अन्य नाम क्या है? गाथा विवरण विधि, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, नन ऑफ द अबव। तब आप क्या टिक करेंगे? गाथा विवरण विधि। बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, केवल पढ़ते रहो। बोलते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता कदापि न करो, बस वही करना है आपको। यह एक आत्मगति विधि है। इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का पुनः स्मरण करके व्यक्ति एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखा तैयार करता है और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। अब गाथा विवरण विधि के क्या गुण हैं कि इस विधि में विभिन्न घटनाओं एवं तथ्यों का संचय व्यक्ति स्वयं स्मरण करके करता है, अतः ये तथ्य सत्यता पर आधारित होते हैं। इस विधि में विभिन्न घटनाओं को संचित किया जाता है, तदुपरांत इस घटना की परस्पर तुलना की जाती है और आलोचनात्मक ढंग से उनकी व्याख्या भी की जाती है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। गाथा विवरण विधि के दोष क्या हैं यानी डिमेरिट्स क्या हैं? तो देखिए, इस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों को ठीक स्मरण करके नहीं बता पाता है तथा घटना से संबंधित कई तथ्यों को वह भूल भी जाता होगा और कई तथ्यों को अपनी तरफ से जोड़ भी सकता है, अतः यह विधि अविश्वसनीय है स्किनर के अनुसार। अब ये पूछा जा सकता है आपके क्या कि गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये किसने कहा था? स्किनर, रूस, पॉल या नन ऑफ द अबव। तो किसके अनुसार कहा गया? स्किनर के अनुसार, है ना। सभी घटनाएं यथार्थ रूप में प्रकट नहीं होती, अतः यह विधि वैज्ञानिक भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि आत्मगत होने के कारण यह विधि विश्वसनीय नहीं है, इसलिए विधि का उपयोग पूरक विधि के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब करेंगे आपसे थोड़ी देर बातें और फिर करेंगे आपकी छुट्टी। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, बस ये टेलीग्राम का है ना, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जुड़ने का फ़ायदा बस ये है कि कोई भी PDF क्लास का हो या कोई भी हो तो वहाँ पे आपको सेंड कर दिया जाता है और क्लास के पहले लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाती है। ठीक, अब ज़रा ये बताइए कि जो देखिए, जो बच्चे कमेंट्स करते हैं ना, साथ में ये लिख दिया करिए मैं फलानी यूनिवर्सिटी से हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाली मैंने आपकी क्लियर कर दी। तीसरी बात, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई, ये तो एकदम सही है। ठीक, और बाकी आपको कैसा लग रहा है कि आपकी 2 क्लासेस पैरेलल में चल रही हैं, ये लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प इस चैनल के थ्रू मिल रही है तो बस आपको मेरी ना आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, या ये कह लीजिए डिमांड है, क्या कि आपको ये चैनल या ये क्लास अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स या जितना आप मैक्स टू मैक्स शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। और मुझे रोज़ रोज़ ना कहना पड़े, हर एक वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि मैम नाइस क्लास, थैंक यू फॉर द क्लास। या अगर आपको लग रहा है कि मैम ऐसे नहीं पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, या मैम आपके पढ़ाने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, तो जो भी जैसा भी आपको फील आए ना पढ़ने के बाद में वो लिख दिया करो। या क्लास पढ़ने के अंतर्गत आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी बात अच्छी लगी, मतलब कुछ भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब बाद में कमेंट्स देखती हूँ ना क्लास के होने के बाद में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये थी एक छोटी सी जानकारी, और बाकी मिलते हैं आपसे अन्य वीडियो के माध्यम से। और हाँ, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।